Hello everyone. In this video I am going to discuss about the oldest system of naming organic compounds, that is tribal system. Whenever a new compound was discovered, it was given an individual name. Such a name was assigned at the rim of the discoverer and had no system. These tribal names are called common names. The name chosen had Latin or Greek roots. For example, like acetic acid, it's named from vinegar of which it is the chief constituent. In Latin, it is known as acetum, and the actual meaning of acetum is vinegar. Whereas in the case of formic acid, it was named as it was obtained from red ants. Red ants. Greek words from the red ant is formicus. While in the case of oxalic acid, it is oxalis. In the case of malic acid, it is Pyrus malus, and in the third, and in the case of citric acid, it is citrus. Urea and uric acid is was derived from urine. Methyl alcohol. The liquid obtained by destructive distillation of wood was named as wood spirit. Later on, it was named as methyl alcohol. It is basically, the word is derived from Greek word, that is methu, means spirit. Hue means wood. Glucose, as we all know, glucose is sweet in taste. Pentane is 5, hexane is 6, whereas etc. Like if I would be taking heptane, heptane is 7. Same for octane, octane is 8. For 9, nanonane, nano means 9, and for the 10th, it is decane. So the number which I have stated over here, that is 7, 8, 9 and 10. These are the number of carbon, the number of carbons. Okay, so suppose if I would be taking 1 carbon, so 1 means meth. अगर हम फॉर्मूला एल्केन का लगा रहे हैं, जैसे CnH2n एल्केन का, तो इसका लास्ट पार्ट, दैट इज द सफिक्स पार्ट, जो इसका प्रीवियस पार्ट होगा, नहीं सॉरी, इसका जो लास्ट पार्ट होगा दैट इज एल्केन, एन पार्ट, वो यहाँ पे लग जाएगा. तो एक कार्बन को हम क्या कहेंगे? मीथेन. नाउ वी कम टू मीथेन ओवर हियर. Methane was named as marsh gas because it was produced in marshes, and it was also named as fire damp, or it formed explosive mixtures with air. अब सपोज हम कार्बन नंबर की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग अगर हम इनकी नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो अगर एक कार्बन आपका किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? मेथ. अगर 2 प्रेजेंट हैं तो एथ, अगर 3 हैं तो प्रोप,
If there are 4 carbons, this is bute. If there are 5 carbon, then it is pent. 6 hex, 7th hept, 8 oct, 9th nano and 10th is डेक. अब बाकी इनकी जो नेमिंग होती है वो कार्बन के 3 सब पार्ट्स पे डिपेंड करती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. यहाँ पे जो इसका लास्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सफिक्स. सपोज़ अगर हम कोई हैलोजन यूज़ कर रहे हैं, ओके, सपोज़ अगर हम कोई हैलोजन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में सपोज़ क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इनको हम प्रीफिक्स कहेंगे. प्रीफिक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि नेमिंग करते हुए हमें इनका जो स्पेस है, इनकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट रखनी है. तो अगर सपोज़ मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एथ लिया और मैंने ईथेन लिया सपोज़, ठीक है, ईथेन का स्ट्रक्चर लिया और उस ईथेन के स्ट्रक्चर में प्रोपेन ले लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा. प्रोपेन के स्ट्रक्चर में मुझे कहीं क्लोरीन लगाना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरोप्रोपेन. अब शायद आप समझ सकते हैं, क्लोरो मैंने यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स लगाया है, ठीक है, और लास्ट पार्ट इसका एन है, दैट इज़ एल्केन. तो इससे हमें ये डिनोट हो रहा है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं. क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन्स हमने रख दिए, सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि यहाँ पे एन लगा हुआ है. हमने इसके एक पोजीशन पे, सपोज मैंने इसकी स्टार्टिंग के पोजीशन पे ही क्लोरीन लगा दिया. ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्रोपेन का, ठीक है. इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. पर अगर हम एक कार्बन की बात करें, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ कार्बन के बारे में यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 10 है तो उसे हम डेक कहेंगे और उसके बाद जो प्रीफिक्स सफिक्स लगेगा वो उनकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है. अगर सिंगल बॉन्डेड है तो वहाँ पे एन लगेगा, अगर वहाँ डबल बॉन्डेड प्रेजेंट है तो वहाँ पे एन लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे आइन लगेगा. अब IUPAC ट्राइबल सिस्टम में ऐसे कुछ नाम हैं जो अभी भी हम IUPAC सिस्टम में यूज़ करते हैं. वो हैं एसीटोन, एसिटिक एसिड, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, बेंजीन, टोयोलीन, phenol and there are many more. ये ऐसे कुछ नाम हैं जो कि ट्राइबल सिस्टम में पहले बनाए गए थे और हम अभी भी IUPAC में हम इसका यूज़ कर रहे हैं. ट्राइबल सिस्टम में हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को पैराफिन कहते हैं. Paraffin is basically derived from Latin word which is parum. Parum is means that small, and Ephenes
is known as affinity. नाउ सपोज किसी भी आप कंपाउंड में यूजुअली स्टार्टिंग में कभी इस तरह से देखते होंगे एन हेक्सेन. ओके, हियर एन मीन्स prefix. Prefix of what? Prefix is used for those paraffin in which all the carbon atoms are in one continuous chain and stand for normal or straight chain. Suppose here I have taken hexane, and in this case suppose for hexane there are 6 carbons, as we all know. Okay, suppose here on N I have taken 2 more carbons. So this particular carbon chain now becomes octane. Okay, now this is octane. Whereas I'll discuss even और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं. सपोज आई हैव टेकन एन ब्यूटेन. अब यहाँ पे एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम कैसे बताएंगे? वी नो दैट दिस इज ब्यूट. ब्यूट मीन्स 4 एंड द लास्ट सफिक्स इज सिंगल बॉन्डेड. ओके, तो देयर आर 4 कार्बन्स सिंगल बॉन्डेड H. This is butane. Second example, pentane. 5 carbons. First of all, draw a single. अगर यहाँ पे प्रीफिक्स में n लगा हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे हम एक सिंगल, एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली कोई भी ब्रांचिंग शो नहीं हो रही है. ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पेंटेन का. अब हम आते हैं हेक्सेन के स्ट्रक्चर पे. एन हेक्सेन. Six carbon, hex means 6, N means we are talking about single bond. 2. Now assign the hydrogen according to the tetravalency of carbon. Now this structure is N-hexene. Now we will going to discuss about branching of the carbons. If we talk about branching of carbons in a carbon chain, carbon in carbon compounds, it is divided into 2 parts. First is iso, second is neo. Now what are they? Isoform, the paraffins in which methyl group is attached to the second last carbon of the atom of the continuous chain. Iso are nothing. Suppose यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया
दिस इज नोन एज आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि मैंने इसको आइसोब्यूटेन कैसे फॉर्म किया। इसका फर्स्ट स्टेप ये है, सपोज़ मैंने एग्जांपल में प्रोपेन लिया। प्रोपेन के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे हम 3 कार्बन्स की बात कर रहे हैं। देयर आर 3 कार्बन्स। यहाँ पे मैंने सिंगल कार्बन चेन ड्रॉ कर दी। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर प्रोपेन का। अब मैंने अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो इस मिथाइल ग्रुप के एडिशन के लिए मुझे एक हाइड्रोजन इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी हमें फॉलो करनी है। अब इस मिथाइल ग्रुप को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो ट्राइबल सिस्टम के हिसाब से अगर हम यहाँ पे आइसो लिख रहे हैं तो ट्राइबल सिस्टम में इस जितने भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है हमें सबको काउंट करना होगा। सो दिस इज़ 1 कार्बन, दिस इज़ 2 कार्बन, दिस इज़ 3 कार्बन एंड दिस इज़ 4 कार्बन। सो देयर आर 4 कार्बन्स। सो दैट इज़ वाई इसका नाम पड़ा आइसोब्यूटेन। सो दैट इज़ वाई इट इज़ आइसोब्यूटेन। ये नॉमेनक्लेचर हमारा ट्राइबल सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी नियो की। यहाँ पे एक सिंगल ब्रांच थी मिथाइल की। अब नियो के केस में हम क्या देखेंगे, सपोज़ मैंने फिर से स्टेप 1 में प्रोपेन लिया। अब इस प्रोपेन को हमने ड्रॉ किया। ओके, इस नियो के स्ट्रक्चर में होता क्या है कि हमें एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करने होते हैं। 2 मिथाइल ग्रुप्स एक कार्बन पे, इस कार्बन सेंटर पे, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम्पल में देखें। यहाँ पे मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिया है, अगर मैं यहाँ ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लूँगी तो उस पर्टिकुलर कार्बन पे भी हमें 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच करने होंगे। So, paraphenes in which 2 methyl groups are attached to the second last carbon atom of the continuous chain. So, here I have to attach one methyl group over here, the another methyl group over here. So, first step में मैंने यहाँ प्रोपेन लिया था। अब ट्राइबल सिस्टम के हिसाब से हमें सारे कार्बन्स यहाँ पे काउंट करने हैं। And this is 5. Now this structure is known as neopentane, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन्स हैं तो यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया नियोपेंटेन। अब किसी भी कार्बन चेन में, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन चेन, so the carbon chain is divided into four parts. First is primary carbon, second is secondary carbon, third is tertiary carbon and the fourth is quaternary carbon. सपोज़ मैंने ये स्ट्रक्चर लिया, दिस फर्स्ट हाफ इज नियो, द सेकेंड पार्ट इज आइसो and the rest of the part is the normal paraffin chain. So this is the paraffin, a continuous longest chain, and अगर मैं इतने पार्ट को एज्यूम करूँ तो ये हमारा हो जाएगा नियो, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन्स की इस तरह से ब्रांचिंग है, और अगर मैं इतने पार्ट को कंसीडर करूँ तो ये हो जाएगा हमारा आइसो। ओके,
तो ये एक सडन एक रिविजन है पिछले पार्ट का। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे प्राइमरी कार्बन की बात करनी है तो दिस इज़ द प्राइमरी पार्ट, दिस इज़ अ नॉर्मल प्राइमरी पार्ट ये जो कि एक नॉर्मल एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, दिस इज़ बेसिकली द सेकेंडरी कार्बन। ओके, इसका अटैचमेंट जो है इस पर्टिकुलर कार्बन से है, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेकेंडरी। ओके, नाउ दिस इज़ द tertiary carbon because it is attached to this 2-methyl group carbon center, and this carbon center is quaternary carbon center in which it attaches to 4 other carbons. So here it attaches to 4 carbons. This carbon is attached to 3 carbons. This carbon center is attached to 3 carbon. This carbon center is attached to 2 carbons, and whereas this carbon is attached to only 1 carbon. So here इस तरह से हम कार्बन चेन का क्लासिफिकेशन करेंगे। ये हमारा प्राइमरी कार्बन सेंटर है, दिस इज़ द सेकेंडरी बिकॉज इट इज़ अटैच्ड टू 2 कार्बन्स, whereas in the case of tertiary carbon it is attached to 3 carbons, whereas in this case the last carbon it is attached to 4 carbons. So this is quaternary carbon, this is tertiary carbon, this is secondary carbon, and this is primary carbon. Now classification on the basis of iso-neo part. If I am talking about primary and secondary carbon, so normal hydrocarbons contain either only primary or both primary and secondary carbon atoms. There are no branching is present. Whereas in the case of isohydrocarbons, isohydrocarbons contain tertiary carbon atoms. They contain tertiary carbon atoms because here 3 carbons are attached, whereas in the case of neohydrocarbons, they are quaternary because here they are attached with 3 methyl groups and 1 carbon center. So this is, if it is a 4 carbon, then it is known as quaternary, and because there are from 1 carbon center it is attached with 3 more methyl groups, so that is why it is neohydrocarbon. Now I am going to discuss the smallest part of isomerism, in which you can form more structure from a single carbon compound. Suppose isomerism जो होता है यूजुअली प्रोपेन से स्टार्ट होता है with 3 carbons and with 3 carbons. Isomerism starts with 3 carbons. Okay, अब isomerism means isomerism in which formula will be the same but molecular structure will be different. Molecular structure will be different. ओके तो यहाँ पे हम आइसोमर्स फॉर्म करेंगे
जिसमें से पहला पार्ट होगा हमारा प्रोपेन का। प्रोपेन बिकॉज 3 स्ट्रक्चर कार्बन है, तो यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 CH3, ओके। तो इससे हम दो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो नॉर्मल लीनियर चेन और दूसरा ब्रांच चेन। ठीक है, तो ये हमें 2 रूल्स याद रखने हैं कि इससे हम प्रोपेन से एक तो लीनियर चेन बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट आइसोमर हो गया, और दूसरा हम बनाएंगे ब्रांच चेन जो कि हमारा सेकंड आइसोमर हो गया। अब यहाँ पे हमने बनाया नॉर्मल चेन हाइड्रोकार्बन ऑफ प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ओके। यहाँ पे मैंने CH2 इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये हमारा बनेगा N प्रोपाइल। प्रोपाइल मीन्स नॉर्मल ट्राइबल सिस्टम में हम आइल यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉमन नेम है। अब दिस इज CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैंने एक बॉन्डिंग छोड़ दी है। इट मीन्स कि यहाँ पे और भी कार्बन कंटिन्यूड है, आगे भी हम CH2 CH2 लगा के CH3 तक एंड कर सकते हैं। तो दिस इज N प्रोपाइल। वेयर एज आइसोप्रोपाइल, अब हमें यहाँ पे ब्रांच्ड कार्बन बनाना है, तो हमने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बना दिया। आइसोप्रोपाइल, देयर आर 3 कार्बन्स। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें पहले यहाँ पे बनाना है लीनियर चेन और दूसरी हमें बनानी है ब्रांच चेन। तो हम प्रोपेन के एटलीस्ट 2 आइसोमर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज़ मैंने कार्बन नंबर बढ़ा दिया, अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है N ब्यूटेन। हमने प्रोपेन से 2 आइसोमर्स बनाए थे, तो इस केस में मे बी 3 आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन हमारा इंक्रीज़ हो गया है। नंबर ऑफ कार्बन इज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पे सपोज़ हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH3 अकॉर्डिंग टू द रूल। ये हो गया हमारा N ब्यूटाइल। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक आइसोब्यूटाइल या कहीं सेकेंडरी ब्यूटाइल। CH3 CH2 CH3, so this is secondary butyl। अब इसके एग्जाम्पल में हम एक और चीज़ ले सकते हैं, आइसोब्यूटेन। मैंने यहाँ पे एक प्रोपेन ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी एक एग्जाम्पल है और ब्यूटेन भी एक एग्जाम्पल है। अब इस तरह के ब्यूटाइल को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कार्बन सेंटर 3
3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। सो this carbon center is also known as tertiary butyl compound, okay। तो यहाँ पे हमारा पैराफिन पार्ट जो है वो ख़त्म हुआ। नाउ वी विल कम टू ओलेफिन्स। ओलेफिन्स हैव जर्नल फॉर्मूला जिसको हम IUPAC सिस्टम में एल्कीन कहते हैं, पर ट्राइबल सिस्टम में हम इसको ओलेफिन्स कहेंगे, ठीक है। ट्राइबल सिस्टम अब हम यूज़ नहीं करते, पर इट इज़ बेसिकली द बेसिक फाउंडेशन ऑफ IUPAC सिस्टम। इसका फॉर्मूला जो है वो सेम एल्कीन जैसा ही है, दैट इज़ CnH2n। दे हैव द जर्नल फॉर्मूला ऑफ CnH2n एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज C2H4। This is the first member of the series. They are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, and the word olefin is basically derived from Latin word that is oleum, which means that oil, and the last part is fient, which is making. Now we will going to discuss its example. Suppose इसके example में हम देखें ethylene. So here the part is ene. So here we are talking about this double bond. And here is eth, means there are 2 carbons. So first of all I have to draw 2 carbons. And according to the formula it is C2H4. This is C2H4. Suppose अगर यहाँ पे मैं एल्केन की बात करती हूँ तो ये होता C2H6, और इसका स्ट्रक्चर तो हमें पता है। हम यहाँ पे इस तरह से हमने एल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब सपोज़ मैंने इसमें से ये 2 हाइड्रोजन्स हटा दिए, तो ये जो 2 हाइड्रोजन्स होंगे दे विल बिकम अ बॉन्ड, जो कि यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो सेम अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स हटा दूँ तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया इथिलीन। ट्राइबल सिस्टम के हिसाब से हम इसको कहेंगे इथिलीन। जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ पे एल पार्ट जो है वो यूज़ होगा क्योंकि ये कॉमन नेम में आता है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ऑफ प्रोपिलीन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन्स, इन मीन्स डबल बॉन्ड। अब एज अ कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे प्रोपेन का स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। तो हमें पता है प्रोपेन का स्ट्रक्चर इस, इनका भी यहाँ बना लेते हैं, इट इज़ 6 and it is 8।
यहाँ पे हमने 3 कार्बन्स लिए, so this is the open structure, this is propane. प्रोपिलीन में मैंने ये 2 कार्बन सपोज हटा दिया, 2 हाइड्रोजन्स हटा दिए। अब ये 2 हाइड्रोजन हमारा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, फिर ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डिटेक्ट हो गए तो दिस विल कन्वर्टेड इनटू ईन। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 3 कार्बन्स का, एज इट इज़ यहाँ पे हमने रख दिया CH3, डबल बॉन्ड H, दिस इज़ प्रोपिलीन। मैं यहाँ पे एल्केन से इसको इसलिए कंपेयर करवा रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये समझने में आसानी है। अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है ब्यूटेलीन का। ब्यूटेलीन मीन्स 4 कार्बन्स एंड दिस इज डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने 4 कार्बन लिए। अब इमेजिन द स्ट्रक्चर ऑफ butane, and from that you have to deduct 2 hydrogens. Suppose I have detected 2 hydrogen from this structure and I put a double bond over here, and this will become butylene. I hope you understand. This is the simple structure of butylene. Now isobutylene. So from this structure we know that there are 4 carbons and a double bond, but यहाँ पे iso भी लगा हुआ है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि स्ट्रक्चर हमें पहले 3 कार्बन का ड्रॉ करना होगा और उस कार्बन पे और उस स्ट्रक्चर पे हमें कहीं CH3 बॉन्ड लगाना होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ठीक है, आई हैव एलिमिनेटेड दिस पार्ट, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्बन्स यहाँ पे सेट कर दिए, सॉरी हाइड्रोजन सेट किए। ये हमारा हो गया मेथ पार्ट। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हमें रखना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, और इससे हमें ब्रांचिंग कर देनी है एक मिथाइल ग्रुप की। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ आइसोब्यूटेन। Now we will come to the 3 carbon bond, that is acetylene. That is CnH2n -2. The various homologues are considered to be derived from acetylene by replacement of one or both hydrogen atom by alkyl groups. Now imagine the structure of alkene. If you have to draw the structure of acetylene, then you have to imagine the structure of alkene. Okay, अब यहाँ पे मैंने लिया एसिटिलीन मीन्स 2 कार्बन्स।
ये हो गया हमारा इथिलीन, इसको एज इट इज़ इथिलीन नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे एसिटिलीन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल सिस्टम ये इथाइन नहीं कहलाएगा, ये इथिलीन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने लिया इथिलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये समवॉट इस तरह का होगा, ठीक है। अब मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म किया। ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लगा दिए, ठीक है। इन 2 हाइड्रोजन्स को मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, तो मानी बात है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा एसिटिलीन। दिस स्ट्रक्चर विल बी एसिटिलीन, 3 बॉन्डेड कार्बन। Now second example is methyl acetylene. It is also known as allene. This is acetylene, means they are talking about 2 carbons and 1 methyl group. 1 carbon is over here. This is the first carbon, the methyl part, and rest of the part is the 2 carbon of the acetylene. Now we have to draw 1 methyl as it is and the 3 bond carbon over here. This is acetylene. We have to minus 1 hydrogen just to attach 1 methyl group over here. Now dimethyl acetylene. Dimethyl acetylene is also known as crotonolene. Now the dimethyl means they are taking 2 methyl groups and 2 carbons. Draw 2 carbons over here, okay. Attach 1 methyl here and 1 methyl over here. We have to first of all, जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो we have to imagine the position कि हम कहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स को अटैच कर सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम कार्बन की टेट्रावेलेंसी को देख के हमें इमेजिन करना होता है, ठीक है। तो डाइमिथाइल एसिटिलीन है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमिथाइल एथिलीन, ठीक है। तो दिस इज द एसिटिलीन पार्ट, दिस इज द फर्स्ट मिथाइल, this is the second methyl. Now alkyl halides. Alkyl halides are electronegative elements which are chlorine, bromine, fluorine or iodine. Their journal formula is CnH2n plus 1 and 1x. They are denoted by X. Okay. तो यहाँ पे सपोज मैंने अगर एक एल्केन का स्ट्रक्चर लिया, एक प्रोपेन लिया, सपोज प्रोपेन लिया, प्रोपेन में मुझे एक एल्काइल हैलाइड ऐड करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन्स मैंने बनाए और सपोज़ यहाँ पे मैंने एक Cl लगा दिया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन, क्योंकि सपोज़ मैं एक प्रोपेन बना ही लेती हूँ, यहाँ पे क्योंकि मुझे एक क्लोरीन ऐड करना है तो एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने Cl लगा लिया। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल इज़ द CH3 पार्ट, मीन्स मिथाइल पार्ट, the carbon and hydrogen part, and halide is X, means chlorine, bromine, fluorine, iodine. Okay. So the replacement of one hydrogen atom by the halogen atom, it is CnH2n plus 1 X, and the position of the halogen atom is indicated by primary, secondary and tertiary prefix. So how we have to use prefix according to the classification of primary, secondary and tertiary. Suppose हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया CH3Br का. So because this halogen atom is attached to the one carbon atom, so this is primary. If it is attached to two carbon atoms, then it is secondary. If it is attached to 3 carbon atoms, then it is tertiary. And if it is attached to 4 carbon atoms, then it is quaternary, where we need to explain over primary, secondary and tertiary carbon atoms. So for example, first of all I am taking the example of these are primary carbons. This Cl is basically attached to one carbon, so that is why it is primary. This is isopropyl bromide, so this is also primary. Now how I am going the previous structure is not primary, it is basically secondary. So suppose I have taken this example CH3 and here the Cl is attached over here. So just because this Cl is attached to this carbon and this Cl is basically attached in branched form. Okay, so just because it is attached in the branched form structure, so that is why this carbon, just because क्योंकि ये आइसो है, जैसे मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर जो बताया था वो बेसिकली आइसो फॉर्म था, तो वो सेकेंडरी फॉर्म में आएगा. ठीक है. सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. अब टर्जरी के लिए मैंने नियो का फॉर्म लिया CH3 Br. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर प्राइमरी की हम बात करें तो हम एक नॉर्मल चेन भी ले सकते हैं. नॉर्मल चेन. सेकेंडरी जो पार्ट होगा वो हमारा आइसो में आएगा और जो टर्जरी पार्ट होगा वो हमारा नियो में आएगा, नियो कार्बन चेन. ओके, सो दिस इज द टर्जरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है. ट्राइबल सिस्टम में हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए
कि जब हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो इस केस में जो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और रिस्पेक्टिवली फ्लोरीन और आयोडीन होगा, इनको हम बेसिकली लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? क्लोराइड के फॉर्म में, ब्रोमाइड के फॉर्म में, फ्लोराइड के फॉर्म में और आयोडाइड के फॉर्म में। ओके, अब हम आते हैं एल्कोहल्स पे। एल्कोहल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो है CnH2n+1OH। ठीक है, so here I have to minus one hydrogen just to attach one OH group. They are denoted as all. ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया मिथाइल एल्कोहल का। So meth means one carbon, alcohol means OH. Draw one methyl group over here and attach one OH. This is methyl alcohol. Propyl alcohol draw 3 hydrogens and attach one alcohol. This is propyl alcohol. 1, 2, 3 and 4. Here we have to detect one hydrogen just to attach one OH group. Now the unsaturated alcohols, always remember that functional group has no relation, I would say has no impact on the carbon tetravalency. ओके, यहाँ पे जो कार्बन अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल कार्बन चेन से वो बिल्कुल डिफ़र होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन चेन होगी, नॉर्मल कार्बन चेन, सपोज़ ये हमारी नॉर्मल कार्बन चेन है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कार्बन चेन है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो होगी, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अनसैचुरेटेड या नॉर्मल एल्कोहल फॉर्म, मतलब नॉर्मल जिसमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हो, तो इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफ़र करेगी। ठीक है, फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारे आ गए अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स। इसके मैं 2 एग्जांपल्स लूँगी। विनाइल मीन्स डबल बॉन्डेड 2 कार्बन कंपाउंड विनाइल एल्कोहल। ठीक है, डबल बॉन्डेड 2 कार्बन सेंटर इज ऑल्सो नोन एज, और मतलब 2 कार्बन कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज विनाइल। ठीक है, सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे 3
3 कार्बन्स ले रही हूँ, तो इसको अब ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग में हम अलाइल कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज एलाइल अल्कोहल, ओके। Now we will come to ethers. The formula of ether is ROR, whereas R are methyls, or we can say alkyls, alkyl group, ठीक है। This is, we have to put a oxygen in between the 2 alkyl groups, so this is known as ethers. This is, so this structure is known as 1-methyl, 2-methyl, so this is dimethyl, because di means 2, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी हमारी डाईमिथाइल ईथर। अगर मैंने यहाँ पे C2H5, वी ऑल नो दिस इज एथ, और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, एक मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे एथ ई पहले आता है, इसीलिए हम पहले इथाइल रखेंगे, फिर हम मिथाइल रखेंगे। तो ये हो गया हमारा इथाइल ईथर। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है, ठीक है। सो दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया, सपोज C2H5, C2H5, so this is also eth, this is also eth, so ये इथाइल है हमारा, ये भी इथाइल है, तो 2 इथाइल प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे डाई इथाइल ईथर कहेंगे, ठीक है। नाउ वी विल कम टू एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CHO, ठीक है। CHO इज C डबल बॉन्ड, यहाँ पे R लग जाएगा, H, ओके। दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। तो एग्ज़ाम्पल के तौर में अगर हमें 2 हाइड्रोजन्स लेने हैं, तो 2 कार्बन्स लेने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइबल सिस्टम के हिसाब से एसिटल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कार्बन्स लिए हैं, सो दिस इज़ नोन एज एसिटल एल्डिहाइड। अगर हमें प्रोपियन एल्डिहाइड लेना है, तो ये हमारा क्या हुआ, 3 कार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 CHO। हियर वी हैव टू काउंट the carbon of aldehyde, the carbon of aldehyde also, so this is propionaldehyde. Same this is for iso, same this is for neo, okay.
Now we will come to ketones. The formula of ketone is like this. Here from this carbonyl part, the CO are also known as carbonyls. From this carbonyl part, there are two alkyl groups are attached. So this whole structure is known as ketone. Okay, तो suppose यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया CO CH3 CH3, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल है तो हमें क्या बस करना है, डाई मिथाइल लिखना है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे CO लगा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा कीटोन। सो दिस इज कीटोन। ये हमेशा याद रखिएगा कि एल्डिहाइड्स में ये C डबल बॉन्ड ग्रुप लगा रहता है और इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं हम, कार्बोनिल ग्रुप्स। ओके, so this is the carbonyl part. Now we will come to another example, that is C2H5 CO C2H5. So there are 2 ethyl groups are attached to this carbonyl group, okay. So this is diethyl ketone, ठीक है। Now we will come to carboxylic acid. Carboxylic acid, they are denoted as C double bond O OH. Again this is the carbonyl part, ठीक है, C double bond OH. Suppose I have taken CH3 COH, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन्स अटैच्ड हैं तो ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग, सो अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल सिस्टम 2 कार्बन्स को हम क्या लेंगे, 2 कार्बन्स विल बी एसिड, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा एसिटिक एसिड, okay. So the structure is CH3COH. So this is acetic acid. We have to put IC over here. So this is IC, acetic acid. Another example, CH3 CH2 COH, okay. So there are 3 carbons. So this will be propanoic acid, okay, propanoic acid. Now dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid, you have to just learn the example. If 2 carboxylic acid are attached, they are known as oxalic acids. If from one carbon center there are 2 carboxylic acid are attached, then they are known as malonic acids. If from 2 methyl groups 2 carboxylic acid are attached, then they are known as succinic acid. If from one methyl group is attached with structure of this succinic acid, then this is known as glutaric acid,
ओके। नाउ acid derivatives. Acid derivatives. So these compounds are usually obtained by replacement of hydroxyl part, and this hydroxyl part is basically OH part of the carboxylic, that is COOH ग्रुप। ठीक है, सपोज मैंने इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH पार्ट हटा दिया। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर मैंने हाइड्रोक्सिल पार्ट जो है वो हटा दिया तो ये उसका एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। नाउ एसिड क्लोराइड्स, if OH part, again the OH part is being replaced from COOH group, that is the carboxylic group, by Cl atom or Cl atom, then these are named by removing the ending of ic acid of the carboxylic acid and adding ill chloride। ओके, तो यहाँ पे मैंने अगर एक एसिड जो है वो रिप्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया by ill chloride, so this is known as acid chloride। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, सो दिस इज CH3COCl, एग्जाम्पल हम लें तो ये हो जाता है हमारा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, 2 कार्बन से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने लिया C2H5COCl, सो दिस इज प्रोपियोनल क्लोराइड। इसके एक पार्ट से मैंने L को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोपियोनल क्लोराइड। अब आते हैं हम एमाइड्स पे। अमाइड्स आर नथिंग, द OH part group is replaced by NH2 group. Amides are NH2 groups. Okay, example CONH2, this is formiamide। CH3CONH2, this is acetamide। CH3CONH CH3, this is N-methyl acetamide। Why it is known as N-methyl? Because there is the NH part which is attached to this methyl group, so here we have to state this acetamide, the amide part, with N, and this is methyl, and the rest of the part 1 and 2 is the carbon, so this is known as acetamide। Okay, I hope you have understand। ये हमारा हो गया acetamide। Now we will come to esters। Esters are C double bond O OH groups। Okay, here you have to add, these are the groups O, R and R। Okay, this is CO, R and R groups। HCOO CH3, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में से H पार्ट हटा दिया है और उस H पार्ट को एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, तो ये हमारे हो गए एस्टर्स। ओके,
तो यहाँ पे क्योंकि मेथ पार्ट लगा हुआ है, एक कार्बन लगा है, तो हम इसे मिथाइल एस्टर्स जो होते हैं ये 8 पार्ट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मेट, 1 कार्बन इज फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लगा हुआ है, सो दिस इज द सफिक्स वी हैव टू यूज ओवर हियर इज 8. Okay, another example, ethyl formate. Ethyl formate. Ethyl formate will be COO C2H5. This is the ethyl part, and the rest, the formate, it is the formate part along with this 8. Okay, ये 8 के साथ, so this is ethyl formate. Now we will come to acid anhydrides. When the carboxylic acid is replaced by OR, okay, you have to replace one OH from over here and add one alkyl over here. Okay, so this is the negative part. This will become an acid anhydride. Example, first acetic acid, acetic anhydride. OCOR. So acetic anhydride means 2 carbons are there. First we have to take one CO over here, okay, one CO over here, and this is CH3, acetic anhydride. We have to take the twice form of OCO, okay, we have to take the twice form of OCO. So this is acetic anhydride, acetic anhydride. Now another example, C2H5 CO CH3. This is propanoic anhydride. We have to take the acid over here, the ec part, and the anhydride part, that is COR whole twice. Okay, so this is the propanoic. Now amines. They are the derivatives of ammonia. They are obtained by the replacement of hydrogen, replacement of hydrogen atoms of ammonia by alkyl groups. There are 3 types of amines, that is primary, tertiary, secondary, depending upon the number of hydrogen atoms of the ammonia replaced. So for example, primary amine, secondary amine, tertiary amine. Primary amine contains only one carbon when the NH2 group is attached with only one alkyl group.
when one hydrogen is being detected and we have to add 2 methyl groups, then this is tertiary. When one more hydrogen is detected and add 3 alkyl groups, so this is the tertiary amine. Okay, for example, CH3N2, this is methyl amine. Dimethylamines are NH, CH3, CH3, this is dimethylamine. For tertiary, CH3N, CH3, CH3, trimethyl amine. If there are 3 methyl groups are present, if 2 methyl groups are present, then it is di. If 3 methyl groups are present, then tri. Okay, we have to use tri. Now we will come to cyanides. Cyanides. Cyanides are the CN groups. CN groups attached to the tertiary amine. Attached to tertiary amine, and they are named as alkyl cyanide, or carbonitrile For example, CH3CN, C2H5CN, this is the ethyl part, so this is ethyl cyanide. This is the methyl part, so this is methyl cyanide. If I would be taking the example of the unsaturated cyanide, so the name will be vinyl, because double bond is bonded with 2 carbons, vinyl cyanide. Or another name is acrylonitrile. If I would be taking isocyanide, for example, then we have to take CN part like this, nitrogen first, then the carbon. Okay, so the structure will be, example, C2H5NC. So this is ethyl isocyanide, ethyl isocyanide, और इट इज़ कॉमन नेम जो इसका होगा वो है इथाइल कार्बालामाइन, इथाइल कार्बालामाइन. Now the last topic is aromatic compounds. Aromatic compounds. Aromatic compounds are the cyclic structures. Formula is C6H6. We have to draw an aromatic compound like this. This is known as benzene. 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 Okay. Or we can draw this structure like this, means the pi bond over here are delocalizing. Or the open structure of benzene is like this. This is the double bond, यहाँ पे double bond है, CH, double bond CH, H, we have to attach. This is the open structure of benzene.
Now they are common names, they are tribal names. If if benzene is substituted with one methyl group, monosubstituted, substituted benzene, this is CH3, this is OH, amine group, their names are benzoic acid, aniline, phenol and toluene respectively. Okay. दिस इज C2H5 यहाँ पे लिया मैंने, NOH NO2 Cl SO3H. So this is benzene, sulfonic acid, this is chlorobenzene, this is nitrobenzene, and this is ethyl benzene. If I would be taking this example, CHO, this is benzaldehyde, this is benzaldehyde. Okay. If I would be taking disubstituted benzene, substituted, sorry, spelling is incorrect, disubstituted benzene, then please draw the structure of benzene correctly, not like me. Sorry. Now, if I add two methyl groups, this is disubstituted benzene. Okay, if I just change the structure accordingly, COH, this is the line form propane, it is also known as cyclopropane. जब कार्बन्स इस फॉर्म में हो, साइक्लिक फॉर्म में, CH double bond 2, this is CH thrice. Okay, the detailed structure of all these structure I'll explain in my next video, in which IUPAC nomenclature I am going to discuss. This is the historic part of the IUPAC name. This is orthoxylene, this is
metaxylene, this is paraxylene, this is phthalate acid, this is cyclopropylbenzene, this is styrene, or we can say vinyl benzene, and this is cumin, isopropyl benzene. Thank you so much. And before thanking you, I need to explain, I have to explain what is ortho, meta and para. Ortho, when the methyl group is attached to this position, it is known as ortho position. If the methyl group is attached to this position, means the third position of the carbon in this cyclic structure of benzene, it is known as meta. Okay, if it is attached to this position, the fourth position of the carbon, then it is known as para. The detailed form I'll explain in my next video. So thank you so much, and don't forget to subscribe my channel, and please share my video with other students too.